नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 27 मई 2023 के डेली करंट अफेयर्स और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज हम डिस्कस करने वाले। देखिए, 3 एडिटोरियल के आर्टिकल, उन 3 में से मैं बोलूंगा 2 एडिटोरियल के आर्टिकल काम के और 6 से 7 इंपॉर्टेंट न्यूज है। आज चूंकि सैटरडे है तो अमूमन थोड़ी कम ही न्यूज़ होती हैं सैटरडे वाले दिन, लेकिन जितनी भी हैं थोड़ी रेलेवेंट न्यूज़ हैं, एक एक करके सारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, तो अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं या अब तक आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो जरूर से उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारे अनाउंसमेंट टेलीग्राम ग्रुप में ही होते हैं। उसके साथ साथ अगर आपने मेरी ऐप डाउनलोड कर रखी है हर्षित एजुकेशन, तो वहां पे भी आपको ये पर्टिकुलर पीडीएफ मिल जाएगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर्स के एनालिसिस में सेंसस के रिस्पेक्ट में थोड़ी एक्टिविटी देखने को मिल रही है और ये बहुत अच्छी बात है। तो ओवरऑल सेंसस में अभी के लिए क्या क्या निकल के आ रहा है कि क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी फॉर्म के अंदर। तो भाई, जो भी रिलीजन का फॉर्म होगा उसमें 6 ऑप्शंस दिए जाएंगे, ठीक है ना। 6 रिलीजन्स के कोड दिए जाएंगे। हालांकि ओवरऑल अगर देखा जाए तो 2011 के सेंसस के हिसाब से ये अंदाजा था सबको कि हाँ भाई, बड़े तादाद में आपके रिलीजन को मेंशन करने का ऑप्शन दिया जाएगा। देखिए, इंडिया के अंदर कुछ ऐसी कम्युनिटीज हैं जो कि अपने आप को एक सेपरेट रिलीजन की तरह दिखाना चाहती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूं तो लिंगायत फैक्शन, जो लिंगायत फैक्शन है कर्नाटका के अंदर, वो चाहता है कि वो अपने आप को एक सेपरेट रिलीजन की तरह दिखाए, वो हिंदू ना दिखाया जाए उनको। दूसरा, ओवरऑल जो ट्राइबल्स रहते हैं, ट्राइबल आदिवासी झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा, वो दिखाना चाहते हैं कि वो सारना फेथ को बिलोंग करते हैं, ना कि हिंदू धर्म को। तो इस हिसाब से तो इस सेंसस के फॉर्म में इन 2 अलग अलग ऐसी बहुत सी और डिमांड्स इंडिया के अंदर, जहां पे ओवरऑल लोग कह रहे हैं कि ठीक है भाई, हमको हिंदू कम्युनिटी के अंदर काउंट मत करो, हमारा रिलीजन अलग बताओ। लेकिन सरकार ने यहाँ पे 6 रिलीजन्स के ऑप्शन दिए हैं। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, सिख, जैन, ये 6 रिलीजन्स। अब देखिए, 6 रिलीजन्स का अपना अपना कोड देके रखा गया है। उसके बावजूद भी आप रिलीजन के कॉलम में अगर आपको लगता है कि इन 6 के अलावा कोई और रिलीजन आपका, तो उस रिलीजन का नाम लिख सकते हो आप। हाँ, उसके अप्रोप्रिएट कोड नहीं होगा। तो कोड 6 रिलीजन का प्रोवाइड किया जाएगा सेंसस के फॉर्म में। रिलीजन में आप जैसे हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन है, सिख हैं, ईसाई हैं, जो भी हैं, उसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप सारना फेथ के हो या लिंगायत फेथ के हो या किसी और फेथ के हो और आप बोलते हो कि मेरा रिलीजन बाकी सबसे अलग है, तो वो भी आप वहां पे लिख सकते हो, ठीक है। तो एक चीज ये होने वाली कि रिलीजन के रिस्पेक्ट में चाहिए। अभी 2011 के सेंसस के हिसाब से ओवरऑल ये अंदाजा था सबको कि रिलीजन के कुछ और ऑप्शंस प्रोवाइड किए जाएंगे, बट यहाँ पे नहीं प्रोवाइड किए गए। प्लस इस सेंसस में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए कि भाई, क्या आप बॉटल्ड वाटर का कंजम्पशन करते हो, ठीक है ना, पैकेज या बॉटल वाटर का। फिर जो माइग्रेशन होता है, इंटरनल माइग्रेशन इंडिया के अंदर, कितना नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से होता है, ये भी यहाँ पे सेंसस में पूछा जा रहा है। ये जो सेंसस हो रहा है आपका 2021 का, जो कि अभी 2-3 साल तो डिले हो ही गया है, ये इंडिया का पहला डिजिटल सेंसस है। यहाँ पे ओवरऑल लोग घर बैठे बैठे ऐप पे भी अपना डाटा अपलोड कर सकते हैं। हालांकि जो इन्यूमरेटर्स है वो आपके घर पे भी आके सवाल पूछ सकते हैं क्रॉस वेरीफाई करने के लिए। तो चूंकि ऑनलाइन डिजिटली आप डाटा सबमिट करोगे तो हो सकता है जल्दी इंफॉर्मेशन कंपाइल हो जाए। उसके बावजूद ट्रेवल टाइम और मेट्रो रेल यूजेस के रिस्पेक्ट में डाटा है। तो आप अपने ऑफिस से, मतलब अपने घर से ऑफिस काम करने जाते हो, तो आपको आने जाने में कितना समय लगता है और उस आने जाने में आप मेट्रो रेल का कितना इस्तेमाल करते हो, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर इस पर्टिकुलर सेंसस में एसिड अटैक के रिस्पेक्ट में इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिजीज, ब्लड डिसऑर्डर, इससे रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर एक कोड डायरेक्टरी यहां पे जोड़ी जाएगी डाटा प्रोसेसिंग को स्ट्रीमलाइन करने के लिए। तो इस प्रकार के बहुत से क्वेश्चंस यहां पे आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है भाई। तो ये ओवरऑल एक बेसिक है। तो कहीं ना कहीं इसको देख के ऐसा लग रहा है कि सेंसस के ऊपर यहां पे काम शुरू हो रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने माइग्रेट किया है इंडिया के अंदर, तो किस हद तक आपका माइग्रेशन नेचुरल कैलेमिटी की वजह से, इसके रिस्पेक्ट में भी डाटा यहां पे ओवरऑल इकट्ठा किया जा रहा है। ओके, तो अगला डाटा डिजिटलाइज होगा, ये आपको पता ही है। जो 31 क्वेश्चंस फर्स्ट फेज ऑफ सेंसस में पूछने के लिए डिसाइड किए गए थे, इनको नोटिफाई किया गया था पहली बार 9 जनवरी 2020 को, और सेकेंड फेज के लिए 28 क्वेश्चंस यहां पे आइडेंटिफाई किए गए और फाइनल सेट ऑफ क्वेश्चंस भी दोनों फेजेस के लिए आइडेंटिफाई किए गए हैं। और इन फाइनल सेट ऑफ क्वेश्चंस को 2019 में एक सर्वे के दौरान 76 डिस्ट्रिक्ट्स में 36 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में 26 लाख लोगों से ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो इसके ऊपर एक मॉडल सर्वे भी हो चुकी है। तो फाइनल अब यहाँ पे हमें पॉपुलेशन सेंसस कंडक्ट करना है। लेट्स सी वो कितनी जल्दी कंडक्ट यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ओवरऑल जब भी इन्यूमरेटर्स आएंगे और ओवरऑल जो भी पॉपुलेशन का फॉर्म होगा, उसमें बहुत प्रकार के कोड्स मेंशन्ड होंगे। किस प्रकार के कोड्स?
तो इस सेंसेस में कोड होंगे कि भाई आपका घर के रिलेशनशिप, मतलब हेड के साथ क्या रिलेशनशिप है, मदर टंग आपकी क्या है, कौन कौन सी और दूसरी भाषा जानते हैं, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, नेचर ऑफ इंडस्ट्री क्या है, ट्रेड ऑफ सर्विस, बर्थ प्लेस, प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंट, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, किसको बिलोंग करते हैं। तो बहुत प्रकार का डाटा यहाँ पे इकट्ठा किया जा रहा है। उसके टैबुलेशन के रिस्पेक्ट में अलग अलग यहाँ पे कोड्स दे के रखे गए हैं, और ओवरऑल डाटा बायस और एरर्स को रिजॉल्व करने के लिए भी एन्यूमरेटर्स के थ्रू ओवरऑल चेकिंग की बहुत सी सुविधाएं की गई, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है डाटा डिजिटली यहाँ पे कलेक्ट किया जा रहा है, तो एन्यूमरेटर्स के थ्रू वेरीफाई करना भी जरूरी है। फिर नेक्स्ट एक न्यूज निकल के आ रही है, सिविल सर्वेंट्स को किस प्रकार की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। सिविल सर्वेंट्स का मतलब यहाँ पे केवल मैं IAS IPS की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी सरकारी डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोगों को किस प्रकार की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। जैसे कि एक न्यूज यहाँ पे निकल के आ रही है कि कुछ इनकम टैक्स के ऑफिसर्स जब तमिलनाडु के एक मिनिस्टर के यहाँ पे एक सर्च के लिए पहुंचे, तो उनके ऊपर रूलिंग पार्टी के मेंबर्स ने अटैक कर दिया। तो इनकम टैक्स ऑफिशियल को अटैक किया गया बाय द सपोर्टर्स ऑफ तमिलनाडु मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी, एक्साइज एंड प्रोहिबिशन। तो वी सेंथिल बालाजी, ये काफी फेमस मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के अंदर, इनके घर पे इनकम टैक्स वाले पहुंचे थे सर्च कंडक्ट करने के लिए, और ओवरऑल यहां पे इनके ऊपर अटैक किया गया। ठीक है, हुआ यह कि वी सेंथिल बालाजी के एक भाई हैं वी अशोक कुमार, और वी अशोक कुमार और उनके और बहुत से एक्वेंटेंसेस हैं, मतलब पहचान के लोग हैं वी सेंथिल बालाजी के। तो इन सबके यहाँ पे पैरेलली रेड पड़ी इनकम टैक्स के लोगों की। तो जो 4 सीनियर IT ऑफिसर्स थे, जिसमें आप कह सकते हो इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स गायत्री थी, और भी कुछ थे, उनको कुछ माइनर इंजरीज लगी हैं, हॉस्पिटल में अभी के लिए एडमिट कराया गया, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल इन करूर। ठीक है भाई, तो यहाँ पे अटैक हुआ, मैन हैंडलिंग हुई, ऐसा भी सुनने में आ रहा। लेडी ऑफिसर की मैन हैंडलिंग अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है। ओके, डेप्यूटी डायरेक्टर और जो असिस्टेंट डायरेक्टर है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, इन्होंने करूर पुलिस के साथ कंप्लेन फाइल की है। ओके, 50 ऑफिसर्स को यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के प्रॉपर सर्च वारंट दिए गए थे, और ओवरऑल DMK के वी सेंथिल बालाजी से रिलेटेड लोगों को यहाँ पे रेड मारी जा रही थी। तो ठीक ठाक ड्रामा वहां पे हुआ। जब ये ऑफिसर्स पहुंचे मिस्टर अशोक कुमार के घर पे रामाकृष्णपुरम में, वहां पे बहुत सारे द्रविड़ मुनित्र कजागम के वर्कर्स इकट्ठे हो गए। इन्होंने ओवरऑल इनकम टैक्स ऑफिसर्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, केंद्र की सरकार के अगेंस्ट नारेबाजी शुरू हो गई यहाँ पे। और मिस गायत्री ने जब अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाया तो इनको चारों तरफ से घेर लिया, इनके साथ मैन हैंडलिंग हुई, ये सब इल्जाम भी यहाँ पे लगाए गए। लोकल पुलिस तुरंत स्पॉट पे आई, नेगोशिएटर्स के साथ बातचीत की, फिर शायद वी सेंथिल बालाजी ने इंटरवीन किया, और तब ये जो प्रोटेस्टर्स थे ये वापस लौट के गए। अब इनके खिलाफ कितना पुलिस एक्शन होता है, रीजन बीइंग कि भैया तमिलनाडु के अंदर ओवरऑल सरकार ही आपकी द्रविड़ मुनित्र कजागम की है, और आप केंद्र की सरकार के एम्प्लॉयज के ऊपर इस प्रकार से अटैक कर रहे हो, तो वो किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है, क्या लोकल सरकार एक्शन लेगी, वो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। फिर भाई ये सेंगोल के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी। अभी सेंगोल को इंस्टॉल किया गया नई पार्लियामेंट में, ये आपको पता है। अभी नई पार्लियामेंट में इसको इस्तेमाल किया गया। बहुत सारे लोग इस बात को क्वेश्चन करने लगे कि सेंगोल की जो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस यहाँ पे केंद्र की सरकार के द्वारा दिखाई जा रही है, उतनी एक्चुअली में है नहीं। तो क्या सेंगोल की उतनी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है? इस बात को लेकर जब एक क्वेश्चन उठा, तो क्वेश्चन को रिजॉल्व करने के लिए जिस मठ से बेसिकली ये सेंगोल आया है, थिरुवदुथुरई अधीनम, वहां पे इंक्वायरी की गई। तो जब थिरुवदुथुरई अधीनम के स्पेशल सोवेनियर्स की लिस्ट को यहां पे चेक किया गया, तब ये बात पाई गई कि हाँ भाई ये बात बिल्कुल सच है कि एक सेंगोल इस पर्टिकुलर मठ द्वारा बनवाया गया था। पहले वो माउंटबेटन को हैंडओवर किया गया, और बाद में जवाहरलाल नेहरू जी को हैंडओवर किया गया। अब एक्चुअली में जब इस सेंगोल को जवाहरलाल नेहरू जी ने हैंडओवर किया ना, मतलब पकड़ा ना, तो उसकी फोटोज हमारे पास है, बट जब माउंटबेटन को सेंगोल पकड़ाया गया था उस समय की फोटोज नहीं है। तो जो लोग उस समय पे जिंदा थे उन्होंने इस नज़ारे को देखा था कि हाँ भाई ये पहले सेंगोल माउंटबेटन को दिया गया, फिर गंगा जल छिड़क के ओवरऑल अंग्रेजी इन्फ्लुएंस को हटाया गया, और फिर ये पर्टिकुलर सेंगोल हैंडओवर किया गया नेहरू जी को। तो इसी कंटेक्स्ट में जो भी सुवेनियर्स पब्लिश हुए हैं किसके लाइफ टाइम में, थिरुवदुथुरई अधीनम, ये जो मेड है, और उस समय पे जो अधीनम थे जिनकी मृत्यु 1952 में हो गई थी, उन्होंने समाधि प्राप्त कर ली थी, तो उस समय के अधीनम में बिल्कुल सच बात है कि इस पर्टिकुलर सेंगोल को बनवाया था। और इस सेंगोल को किस ज्वेलर्स को दिया था बनवाने के लिए? तो भाई वुमिदी बंगारू ज्वेलर्स, चेन्नई में वुमिदी बंगारू ज्वेलर्स ने उस समय पे ये पर्टिकुलर सेप्टर बनवाया था। तो बेसिकली जो एनेक्शन 4 है डॉकेट का, जहां पे सारे सोवेनियर्स की लिस्ट लिखी हुई है, जो
थिरुवदुथुरई अधिनियम में बनवाए हैं, वहां पे इस सेक्टर का भी ओवरऑल जिक्र है। तो ये सेक्टर एक्चुअली में ये जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है कि हाँ भाई इस सिंबल को ट्रांसफर करके पावर को मार्क किया गया था, ये इंफॉर्मेशन अभी के लिए जेन्युइन है, ऐसा अभी के अधिनियम ने यहाँ पे पॉइंट आउट करके बताया। उन्होंने बताया कि हमारे पास फोटोग्राफिक एविडेंस भी है पूरी दुनिया के पास कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर सेक्टर नेहरू को हैंडओवर किया गया था। पहले माउंटबेटन को हैंडओवर किया गया था, लेकिन माउंटबेटन के हैंडओवर की फोटो नहीं। फिर नेक्स्ट न्यूज, यूरोपियन यूनियन ऑफिशियल सीक्स टू एले कंसर्न्स ऑन कार्बन टैक्स। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को लेकर काफी बातें चल रही हैं। इंडिया के अंदर जो एक्सपोर्टर्स और इंडिया की जो सरकार है वो काफी अप्रोहेंसिव है। आगे आने वाले समय में स्टील प्रोडक्ट्स, एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट हम बढ़ाना चाहते हैं और हम बेचना चाहते हैं इनको स्टैंडर्ड मार्केट्स में, जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया। अभी यूरोपियन यूनियन के अंदर कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स के ऊपर एक प्रकार की इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स लगाया जा रहा है और ये लगाया जा रहा है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के अंदर। इस पर्टिकुलर सीबीएम के बारे में मैं आपसे पहले बात कर चुका हूं, पिछले 2-3 दिन के करंट अफेयर्स में लगातार ही आ रहा है। अब चूंकि इंडिया के अंदर बहुत सारे कंसर्न हैं, तो यहां पे यूरोपियन यूनियन की जो चीफ क्लाइमेट नेगोशिएटर हैं फ्रांस टिमरमैन्स, इनका ये बोलना है कि भाई ये जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है ये उतना भी प्रोटेक्शनिस्ट नहीं है, हम बस कार्बन लीकेज की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। वो इंडियन इंडस्ट्रीज जो कि ओवरऑल कार्बन इंटेंसिटी अपनी गुड्स की कम रखती हैं, स्टील की, एल्यूमिनियम की, आयरन की, उनको यहां पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यूरोप में जिन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आयरन और स्टील के प्रोडक्ट्स बनते हैं, अगर उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से इंडिया के अंदर अगर कोई कंपनी आयरन और स्टील प्रोडक्ट्स बना रही है तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा सीबीएम के आने के बावजूद भी। ऐसा कुछ यहाँ पे फ्रांस टिमरमैन्स कह रहे हैं। तो फ्रांस टिमरमैन्स यहाँ पे इंडियन एक्सपोर्टर्स को और इंडियन गवर्नमेंट को थोड़ा सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सीबीएम को लेके मार्केट में काफी अफरा तफरी सी मची हुई है। फिर यहाँ पे फ्रांस टिमरमैन्स बोल रहे हैं कि वी आर इन द ट्रायल पीरियड ऑफ सीबीएम एंड आई कैन एश्योर दैट सीबीएम विल बी डब्ल्यूटीओ कॉम्प्लायंट एंड विल बी करेक्टेड इफ इट इज हैविंग अनइंटेंडेड इफेक्ट्स। मतलब कोई अनइंटेंडेड इफेक्ट्स होता है, किसी भी एक्सपोर्ट्स को कह लो फर्जी तरीके से ब्लॉक किया जाता है, कुछ परेशानी है तो हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। हम किसी भी प्रकार की एक्स्ट्रा लेवीज और कॉस्ट इंडियन बिजनेसेस के ऊपर इंपोज नहीं करना चाहते। इस बात को लेकर हम लगातार इंडिया के साथ बातचीत कर रहे हैं। हम अपनी इंडस्ट्री को बस अनफेयर कंपटीशन से बचाना चाहते हैं व्हेन इट कम्स टू कार्बन फुटप्रिंट। मतलब इनका यह बोलना है कि चूंकि यूरोपियन यूनियन कार्बन फुटप्रिंट के रिस्पेक्ट में, ग्लोबल ग्रीन हाउस के रिस्पेक्ट में रिस्पॉन्सिबल है, तो इस रिस्पेक्ट में यूरोपियन यूनियन के अंदर जो इस प्रकार के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, अगर उसी प्रकार से कार्बन न्यूट्रल तरीके से देश के बाहर, मतलब यूरोपियन यूनियन के बाहर प्रोडक्ट्स बन रहे हैं इंक्लूडिंग इंडिया, और वो फिर यूरोपियन यूनियन में इंपोर्ट होते हैं, तो हमें कोई परेशानी नहीं है, हम किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। तो कार्बन लीकेज क्या है? इट इज रिफर्स टू चीपर मोर कार्बन इंटेंसिव गुड्स। देखिए, जब रेन्यूएबल एनर्जी का ताकत का इस्तेमाल करके, और अभी के लिए रेन्यूएबल एनर्जी दुनिया में पड़ रही है महंगी, तो रेन्यूएबल एनर्जी का यूज करके जब आप कार्बन इंटेंसिव गुड्स बनाते हो तो उस कंटेक्स्ट में खर्चा लगता है आपका ज्यादा, और कोल बेस्ड पावर से बनाते हो खर्चा लगता है कम। तो इंडिया के अंदर कोल बेस्ड पावर से बन के एनवायरमेंट को पॉल्यूट करके फिर वो यूरोपियन यूनियन के अंदर इंपोर्ट हो रहा है, और यूरोपियन यूनियन की डोमेस्टिक कंपनीज के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन है कि आप रेन्यूएबल एनर्जी से कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स बनाओ, कोयला जला के मत बनाओ, तो वो तो अनफेयर हो जाएगा ना। इसी अनफेयरनेस को हम रिजॉल्व करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ये यूरोपियन यूनियन के चीफ का बोलना है। ठीक है, तो वो कंपनीज जो कि यूरोपियन यूनियन के अंदर कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट कर रही हैं, अगर उनके कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स ऑब्वियस सी बात है ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के बाद बने हुए हैं, तो इन पर्टिकुलर कंपनीज को यूरोपियन यूनियन में सीबीएम सर्टिफिकेट्स खरीदने पड़ेंगे, और ये सीबीएम सर्टिफिकेट्स होंगे महंगे। जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका ये बोलना है कि इट विल बी इक्विवेलेंट टू 20 to 35% टैक्स। तो इंडिया से जो गुड्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं उस पर 20 से 35% का टैक्स इफेक्टिवली लग जाएगा, खासकर उन आइटम्स पे जो स्टील, एल्यूमिनियम और सीमेंट के बने हुए हैं। तो अभी के लिए स्टील, एल्यूमिनियम और सीमेंट के जो प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स हो के यूरोपियन यूनियन में जाते हैं, उनके ऊपर जो ड्यूटी है वो 3% से कम है। और ओवरऑल एक्सपोर्ट अगर आप स्टील, आयरन, एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स का देखो तो लगभग $8.2 बिलियन का एक्सपोर्ट हमारा अकेले यूरोपियन यूनियन में जाता है। तो इस $8.2 बिलियन के ऊपर अगर 20 से 35% का आप टैक्स लगा दोगे तो ऑब्वियस सी बात है इंडियन प्रोडक्ट्स यूरोपियन मार्केट में ओवरऑल अनअफोर्डेबल हो जाएंगे। और सीबीएम क्या कर रहा है? सीबीएम बाहर के एक्सपोर्टर्स को, जो कि यूरोपियन यूनियन में सवाल भेज रहे हैं, यूरोपियन यूनियन के डोमेस्टिक
मतलब प्रोड्यूसर्स के एट पार लेके आ रहा है व्हेन इट कम्स टू एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट देखिए यूरोपियन यूनियन इंडिया जैसी कंट्रीज से सालों आगे हैं इकोनॉमिकली, एनवायरमेंटली। उन्होंने काफी सारा पैसा खत्म किया। पहले तो उन्होंने एनवायरमेंटल एमिशंस भी किए ना, अब वो दुनिया भर को दिखा रहे हैं कि देखो भाई हम कितने क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबल हैं, बट पहले तो क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबल रहे नहीं है। और सीबीएम में सबसे पहले जो इंडस्ट्रीज टारगेट की जा रही है वो है सीमेंट, आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रोजन। ये सारी की सारी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड फील्ड्स हैं दोस्तों, जो कि एक पर्टिकुलर देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स सी इसमें क्या निकल के आता है आगे। नेक्स्ट, नेवी इसरो रिलीज ट्रेनिंग प्लान फॉर गगनयान क्रू। तो भैया जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है इंडिया का, वो 4th क्वार्टर ऑफ 2024 में लॉन्च होगा। तो जो भी एस्ट्रोनॉट इस ह्यूमन मिशन में जाने वाले हैं, ओवरऑल उनकी ट्रेनिंग चल रही है बेंगलुरु के अंदर। तो ये जो हमारा एम्बिशियस गगनयान मिशन है ना, इसको रियलाइज करने के लिए जो इंडियन नेवी है और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने रिलीज किया है गगनयान रिकवरी ट्रेनिंग प्लान एट द वाटर सर्वाइवल ट्रेनिंग फैसिलिटी एट आईएनएस गरुड़ कोची। तो आईएनएस गरुड़ कोची में गगनयान रिकवरी ट्रेनिंग प्लान जो वाटर सर्वाइवल ट्रेनिंग फैसिलिटी है, वहां पे ओवरऑल क्या टेस्ट किया जा रहा है? टेस्ट किया जा रहा है भाई आपका कि जब ह्यूमन बेस्ड फ्लाइट होगी 4th क्वार्टर ऑफ दिसंबर 2024 में, और उससे पहले जो 2 नॉन ह्यूमन फ्लाइट्स होंगी, इनमें ट्रेनिंग प्लान क्या होगा रिकवरी ऑफ क्रू मॉड्यूल का। देखिए ओवरऑल किसी भी स्पेस क्राफ्ट के अंदर एक क्रू मॉड्यूल होता है जिसमें ओवरऑल वो इंसान बैठे होते हैं जो कि उस एयरक्राफ्ट को उड़ा के लेके जा रहे होते हैं स्पेस में। अब इन इंसानों को प्रोटेक्ट करना सबसे पहली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो बेसिकली अलग अलग टीम्स को यहाँ पे पार्टिसिपेट करके उनको ट्रेन किया जा रहा है। तो डाइवर्स हो गए, मार्कोस मरीन कमांडोज हो गए, मेडिकल स्पेशलिस्ट हो गए, कम्युनिकेटर्स हो गए, टेक्नीशियंस हो गए, नेवल एविएटर्स हो गए। तो जब लॉन्च होगा गगनयान या फिर जब भी वापस आएगा, अगर किसी भी स्टेप पे हमको लगता है कि भाई क्रू को खतरा है, तो क्रू को इजेक्ट करा के समुद्र में कहीं गिरा दिया जाएगा और फिर समंदर से उस क्रू को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा। मतलब क्रू की सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। तो ये जो रिकवरी ट्रेनिंग हो रही है नेवी के साथ मिलके, ये इसी रिस्पेक्ट में हो रही है कि ओवरऑल लॉन्च के बाद अगर क्रू को बचाने की जरूरत पड़े तो पहले से हमें उसकी ट्रेनिंग करके रखनी पड़ेगी। तो देखिए क्या लिखा हो, द रिकवरी ट्रेनिंग इज प्लान्ड इन इंक्रीमेंटल फेजेस स्टार्टिंग फ्रॉम अनमैन्ड रिकवरी टू मैन्ड रिकवरी ट्रेनिंग इन हार्बर एंड ओपन सी कंडीशंस एंड आर बीइंग लेड बाय इंडियन नेवी इन कोऑर्डिनेशन विद अदर एजेंसीज। ये जो ट्रेनिंग का डॉक्यूमेंट है इसको रिलीज किया गया है वाइस एडमिरल अतुल आनंद, डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल एविएशन डॉक्टर यूनियन कृष्ण, और बाकी नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। जो एस्ट्रोनॉट डेजिग्नेट्स हैं इनकी ऑलरेडी बेंगलुरु के अंदर ट्रेनिंग चल रही है, ये मैंने आपको बता ही दिया। अभी के लिए इनका 2nd सेमेस्टर चल रहा है क्रू ट्रेनिंग का। इनका इवैल्यूएशन भी हो रहा है, असेसमेंट भी हो रहा है। कुछ लोग अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए तो उनको एस्ट्रोनॉट्स की लिस्ट से यहाँ पे हटा दिया जाएगा। तो बेसिकली ये जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है H1, इट विल बी लॉन्च्ड इन 4th क्वार्टर ऑफ 2024। मतलब 4th क्वार्टर ऑफ 2024 में ह्यूमंस को बैठा के ये गगनयान मिशन उड़ जाएगा। इससे पहले कुछ अनक्रूड जीआई मिशंस भी यहाँ पे लॉन्च किए जाएंगे। एक लॉन्च किया जाएगा लास्ट क्वार्टर ऑफ 2023 में और एक लॉन्च किया जाएगा 2nd क्वार्टर ऑफ 2024 में। इन दोनों को लॉन्च करके टेस्ट किया जाएगा कि हाँ भाई जब एक्चुअल ह्यूमन क्रूड मिशन जाएगा तो क्या उसमें हम क्रू को रेस्क्यू कर पाएंगे। ये ओवरऑल चीजें यहाँ बताई जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट, भूटान चाइना क्लेम प्रोग्रेस इन बाउंड्री एक्सपर्ट टॉक ग्रुप्स। तो भैया भूटान और चाइना की फिर से यहां पे मीटिंग हुई। इस मीटिंग का नाम है एक्सपर्ट ग्रुप मीटिंग। तो बेसिकली ये जो 12th एक्सपर्ट ग्रुप मीटिंग हुई है, ये बाउंड्री टॉक्स के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। और बाउंड्री टॉक्स मतलब आप कह लो डोकाला के इलाके के रिस्पेक्ट पे। मैंने एक शॉर्ट बना के आपको बताया भी था कि डोकाला के बदले में जकरंगला और पासुमलाग, ये 2 इलाके पाना चाहता है चाइना। 400 किलोमीटर का इलाका चाइना बोलता है कि हम भूटान को दे देंगे, बशर्ते भूटान उससे कम का इलाका डोकाला चाइना को दे दो। और इंडिया कभी नहीं चाहता कि डोकाला चाइना के पास जाए, क्योंकि इससे चाइना चिकन नेक कॉरिडोर के बहुत पास आ जाएगा। तो जो 11th एक्सपर्ट ग्रुप मीटिंग की टॉक्स हुई थी वो कुनमिन चाइना में हुई थी, और अभी जो 12th हुई है वो आपकी हुई है थिम्पू में, भूटान के अंदर। अभी के लिए देखिए कोई ब्रेक थ्रू अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू ये होगा कि ओवरऑल जो 25th राउंड ऑफ बाउंड्री टॉक्स हैं जो कि 2016 से अब तक नहीं हुए। 2016 में भाई अगर आप देखो तो एक मिलिट्री स्टैंड ऑफ हुआ था डोकाला को लेके, तो उसके बाद से 25th राउंड ऑफ बाउंड्री टॉक्स अगर आप कह लो वो अभी तक हो नहीं पाए, ठीक है ना। तो 24 राउंड ऑफ बाउंड्री टॉक्स पहले हो चुके थे, 25वीं राउंड ऑफ बाउंड्री टॉक्स होना था, तो 25वीं राउंड ऑफ बाउंड्री टॉक्स प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाए, तो मीटिंग करने के लिए एक्सपर्ट ग्रुप मीटिंग बना दी। तो ये फर्जीवाड़ा बहुत होता है इंटरनेशनल रिलेशन में। तो चाइना और भूटान एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं लंबे समय से, तो फर्स्ट राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, 24 राउंड हो गया। अब 25वीं राउंड की बातचीत करनी थी, उससे पहले डोकाला का स्टैंड ऑफ हो गया। तो ये 25 राउंड ऑफ बॉर्डर टॉक्स बंद हो गए।
तो हाँ 25 राउंड ऑफ बॉर्डर टॉक्स नहीं करेंगे, एक अलग से एक्सपर्ट ग्रुप की मीटिंग करा लेंगे, तो वो भी तो टॉक ही है ना, बस कहने को नाम में अलग अलग हो गया। तो ये सब बातें हैं। एक और चीज यहां पे बताई जा रही है कि भूटान चाइना के बीच में कॉन्फिडेंस एक्सप्रेस किया गया, एक 3 स्टेप रोड मैप की बात की गई है ताकि फ्रीक्वेंसी मीटिंग्स की बढ़ाई जा सके, फर्दर प्रोग्रेस की जा सके। ओवरऑल इस 3 स्टेप रोड मैप और रेजोल्यूशन को लेकर इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स अभी के लिए अवेलेबल है नहीं, बट ऐसा बताया जा रहा है कि अगली एक्सपर्ट ग्रुप मीटिंग बीजिंग में होगी। अब ये अपने आप में ब्रेक थ्रू है, क्योंकि अब तक जो मीटिंग हो रही थी वो कुनमिंग चाइना में हो रही थी या थिम्पू भूटान में हो रही थी, तो बीजिंग कैपिटल में मीटिंग होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो क्या यहां पे कुछ अनाउंसमेंट होने वाला है भूटान चाइना के बीच में, ये भाई देखना होगा आगे। इससे पहले अगर आप देखो तो जो 10th EGM हुई थी एक्सपर्ट ग्रुप मीटिंग, वो अप्रैल 2021 में हुई थी, 2 साल के गैप के बाद। फिर 2 साल के गैप के बाद हुई आपकी 11th EGM जनवरी 2023 में। ये 12th राउंड थोड़ा जल्दी हो गया, कुछ महीनों में ही हो गया है। तो इससे भी कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ भाई चाइना भूटान में लगता है कोई ब्रेक थ्रू होता नजर आ रहा है। अब खास बात दोस्तों यहाँ पे ये कि इंडिया का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो भूटानीज डेलीगेशन इस पर्टिकुलर मीटिंग में इन्वॉल्व था, उसमें भूटानीज एम्बेसडर टू इंडिया जनरल वत्सॉफ नामग्याल भी थे। उसके साथ साथ लेथो तोपदेन तांगबी सेक्रेटरी ऑफ द इंटरनेशनल बाउंड्रीज, और चाइनीज डेलीगेशन में होंग लियांग थे डायरेक्टर जनरल ऑफ द डिपार्टमेंट बाउंड्री एंड ओशन अफेयर्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स चाइना। तो बेसिकली यहाँ पे भूटान चाइना की मीटिंग्स में एक्चुअली में क्या बाहर निकल के आएगा, ये तो आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेट्स सी वेदर इट इज इन इंडियाज फेवर और इट इज अगेंस्ट इंडिया। आगे बात करते हैं सेबी टू ईज पैसिव फंड रूल्स सून। भैया देखिए, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, इंडेक्स फंड्स, एक होते हैं एक्टिव म्यूचुअल फंड्स, एक होते हैं पैसिव म्यूचुअल फंड्स। एक्टिव और पैसिव म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, देखिए म्यूचुअल फंड्स का सिंपल कंसेप्ट है। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं कि एक बड़ा इन्वेस्टर है, उस बड़े इन्वेस्टर ने बहुत सारे लोगों का पैसा लेके आया, बहुत सारे लोगों को पैसे को बहुत सारे अलग अलग हिस्सों में बांट के अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया। तो उसने अपने रिस्क को बहुत हद तक डाइवर्सिफाई कर दिया, और ओवरऑल इस डाइवर्सिफिकेशन के बाद एंड में जो भी रिटर्न्स निकल के आएंगे इन्वेस्टर्स के लिए, वो ज्यादातर पॉजिटिव ही होते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट्स करते हैं ये म्यूचुअल फंड वाला काम। तो म्यूचुअल फंड्स अच्छे हैं, म्यूचुअल फंड्स खरीदो, इस प्रकार के बहुत से एड्स आप देखने को मिलते होंगे। तो म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया, उसको थोड़े थोड़े भागों में बांट दिया, अलग अलग सोर्सेज में उसको इन्वेस्ट कर दिया, थोड़ा SBI के शेयर में लगा दिया, थोड़ा HDFC के, थोड़ा रिलायंस के शेयर में, थोड़ा किसी फॉरेन कंपनी के शेयर में, थोड़ा किसी आप कह लो सोवरेन पेंशन फंड में। तो बहुत अलग अलग जगहों पे पैसा लगाया, और ओवरऑल से जो रिटर्न आया उस रिटर्न में से अपना शेयर काट के जो भी इन्वेस्टर्स थे उनको पैसा दे दिया। ठीक है, अब खास बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि एक होते हैं पैसिव म्यूचुअल फंड्स, एक होते हैं एक्टिव म्यूचुअल फंड्स। एक्टिव म्यूचुअल फंड में जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है वो बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव होता है। वो क्या करता है कि रियल टाइम बेसिस पे किसी का शेयर खरीद रहा है, किसी का शेयर बेच रहा है, ओवरऑल बहुत जल्दी खरीद रहा है, बहुत जल्दी बेच रहा है, बहुत ज्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व होता है। और डिस्क्रिशनरी डिसीजंस यहाँ पे एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में ज्यादा होते हैं, इसलिए कभी कभी एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में जो रिटर्न्स मिलता है इन्वेस्टमेंट में वो भी अच्छा मिल जाता है। पैसिव म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता। पैसिव म्यूचुअल फंड ज्यादातर केसेस में किसी पर्टिकुलर इंडेक्स के साथ जुड़ा हुआ होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है वो निफ्टी इंडेक्स के साथ जुड़ा हुआ हो। तो पैसिव म्यूचुअल फंड में कोई बहुत तगड़ी तरीके से डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग नहीं कर रहा होता है। पैसिव म्यूचुअल फंड में ओवरऑल एक इंडेक्स के हिसाब से यहां पे इन्वेस्टमेंट कर दी जाती है, वो इंडेक्स जैसा परफॉर्म करेगा उस हिसाब से आपको यहां पे रिटर्न मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल निफ्टी हो गया, तो निफ्टी की जो कंपनीज हैं उन कंपनीज में एक प्रोपोर्शन में एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने पैसा डाल दिया, तो अब निफ्टी ऊपर जाएगा तो वो म्यूचुअल फंड ऊपर जाएगा, निफ्टी नीचे आएगा तो वो म्यूचुअल फंड का रिटर्न नीचे आएगा। सिंपल हो जाता है लॉजिक यहाँ पे कोई नई कंपनी नहीं जोड़ी है। एक्टिव म्यूचुअल फंड मैनेजर्स क्या करते हैं, वो फीस थोड़ी ज्यादा लेते हैं, लेकिन एक्टिव बेसिस पे मार्केट एनालाइज करते रहते हैं, जहां से उनको प्रॉफिट दिखता है वहां पे इन्वेस्ट करेंगे, जब प्रॉफिट खत्म होने लगेगा बाहर निकाल लेंगे पैसा। बट पैसिव म्यूचुअल फंड में इतनी एक्टिवनेस इन्वॉल्व नहीं होती है, वो ओवरऑल किसी सेट इंडेक्स में पैसा डाल देते हैं और उसी सेट इंडेक्स में जो रिप्लाई आता है, जो रिटर्न आता है, उसके हिसाब से इन्वेस्टर्स को पैसा दे देते हैं। अब ये जो पैसिव म्यूचुअल फंड वाली इंडस्ट्री है, इसमें एक लाइट टच रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने की बात कर रही है यहां पे सरकार। इनका यह बोलना है कि ये जो पैसिव म्यूचुअल फंड्स हैं, जैसे कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हो गए, इंडेक्स फंड्स हो गए, इनका क्वांटम रिसेंटली बढ़ता हुआ नजर आया है एसेट्स अंडर मैनेजमेंट वाली कैटेगरी में। ठीक है, तो हम नए म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस लॉन्च कर रहे हैं जिनको बोला जाएगा म्यूचुअल फंड लाइट। तो म्यूचुअल फंड लाइट ये नए लाइट टच रेगुलेशंस है फॉर पैसिव फंड्स, ऐसा बोला है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के होल टाइम मेंबर अनंत बरुआ साहब ने। अगर आप मार्च 2023 का डाटा देखो तो 41.6 लाख करोड़ के जो म्यूचुअल फंड के एसेट्स हैं ना इंडिया के अंदर, उसमें से 16.5% पैसिवली रन म्यूचुअल फंड्स है।
ठीक है, तो ये बात ओवरऑल यहाँ पे बताई जा रही है। तो पैसिवली रन म्यूचुअल फंड्स के लिए यहाँ पे एक रेगुलेशन इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो अब आ जाते हैं दोस्तों, करंट अफेयर्स यहाँ पे खत्म होता है, न्यूज ज्यादा थी नहीं, जितनी थी डिस्कस कर लिया। अब आते हैं एडिटोरियल एनालिसिस पे। एडिटोरियल एनालिसिस में एक आर्टिकल है यंगर लॉट, यहाँ पे बेसिकली लॉन टेनिस की बात हो रही है। तो रोलैंड गैरोस में नदाल है नहीं तो कोई क्लियर फेवरेट है नहीं। रोलैंड गैरोस पेरिस में होता है भाई क्ले कोर्ट, और क्ले कोर्ट का राजा है राफेल नदाल, ठीक है ना। तो जैसे सोलर इक्विनॉक्स पे किसी प्रकार की शैडो नहीं हो सकती, सन बिल्कुल सर के ऊपर है, उसी प्रकार से राफेल नदाल को भी रोलैंड गैरोस में हराना बहुत मुश्किल है। जब से 2005 में राफेल नदाल ने अपना डेब्यू किया है, इस लेजेंडरी स्पेनियार्ड ने 14 बार इसको जीता है, 115 मैचेस में केवल 3 बार हारा है। 1-2 बार ही हार गया होगा नोवाक जोकोविच जैसे किसी से। नोवाक जोकोविच भी अपने आप में एक लेजेंडरी प्लेयर है, लेकिन इस पर्टिकुलर क्ले कोर्ट में नोवाक जोकोविच केवल 2 बार जीता है और राफेल नदाल 8 बार जीता है। तो बेसिकली राफेल नदाल अपने आप में क्ले कोर्ट का राजा है। अब हो रहा है फ्रेंच ओपन 2023। फ्रेंच ओपन 2023 में नदाल पार्टिसिपेट शायद नहीं कर पाएगा। फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2004 ही विल नॉट बी एबल टू पार्टिसिपेट इन फ्रेंच ओपन। कुछ हिप इंजरी हो रखी है, इसलिए जनवरी से वो बाहर है। तो मेंस टेनिस में रॉजर फेडरर तो रिटायर हो चुके हैं, जोकोविच आउट ऑफ फॉर्म है। तो जो बिग 3 हैं आपके मेंस के, नोवाक जोकोविच, रॉजर फेडरर और राफेल नदाल, इनकी यहां पे ओवरऑल डोमिनेंस रहेगी, इस बात के चांसेस बहुत कम है। जोकोविच जरूर यहां पे क्ले कोर्ट पे पेरिस में फ्रेंच ओपन में 2 बार जीत चुका है। तो बेसिकली अभी के लिए राफेल नदाल ने भी 22 मेजर जीत रखे हैं, जोकोविच ने भी 22 मेजर जीत रखे हैं। तो जोकोविच चाहेगा कि जीत के वो अपने 23 मेजर्स कर ले, लेकिन ऑब्वियसली बात है जोकोविच के सामने भी बड़ा चैलेंज है, क्योंकि कार्लोस अल्कराज जो कि वर्ल्ड नंबर 1 है, केवल 20 साल का है। अब ऑब्वियस बात है, लॉन टेनिस एक फिटनेस इंटेंसिव गेम है, और फिटनेस इंटेंसिव गेम में आप कितने यंग हो ये बहुत मैटर करता है। अब कार्लोस अल्कराज केवल 20 साल का है, अभी रिसेंटली उसने यूएस ओपन जीता है, तो उसके जीतने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं। उसके साथ साथ वर्ल्ड नंबर 4 कैस्पर रुड, फिर वर्ल्ड नंबर 6 हॉल्गर र्यूने, ठीक है, ये सब भी यहाँ पे काफी डोमिनेंट है। दानिल मेदवेदेव जो कि रशिया के हैं, वर्ल्ड नंबर 2, ये भी ओवरऑल में आप कह लो कंपटीशन में। फिर स्टेफानोस त्सिसिपास, एंड्रे रुब्लेव, जैनिक सिनर, अलेक्जेंडर ज़वेरेव, सब यहाँ पे ओवरऑल आपको एरेना में लग रहे हैं। तो बेसिकली जो डोमिनेंट 3 वाला फिनोमिना था वो मेंस वाले डोमेन में उतना नजर नहीं आ रहा। मेंस में बहुत से कंटेंडर आपको नजर आ रहे हैं जो फ्रेंच ओपन जीत सकते हैं, रिजर्विंग नदाल यहाँ पे नहीं है। वुमेन्स की बात की जाए तो वुमेन में 3 डोमिनेंट प्लेयर्स नजर आ रही हैं। एक तो है ईगा स्विटेक, एक है आर्याना सबलेंका और तीसरी है एलेना रबैनका। इनका डोमिनेंट ट्रोयका है जो 4 लास्ट मेजर हुए हैं, और रोलैंड गैरोस वो इन 3 लेडीज में से किसी एक ने जीते हैं, चाहे वो स्टटगार्ड में हुआ हो, मैड्रिड में हुआ हो या फिर रोम में हुआ हो। स्विटेक भले ही फर्स्ट अमंग इक्वल्स है, तो इन 3 में टॉप पे भले ही स्विटेक है जो कि वो वर्ल्ड नंबर 1 है, ओके, लेकिन इन 3 के जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा, 3 में से कोई भी जीत सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ और प्लेयर्स हैं वुमेन में, जैसे तुनिसिया की ऑन्स जेबोर जो कि फिनिश्ड रनर अप थी विंबलडन और यूएस ओपन 2022 में, काफ इंजरी के पास वापस आ रही हैं। फिर चेक रिपब्लिक की बारबोरा क्रिजिका, ये 2021 के सिंगल्स और डबल्स चैंपियन है, तो ये भी यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। तो कौन यहाँ पे विनर रहने वाला है फ्रेंच ओपन में, मेन और वुमेन एरेना में, हम प्रॉपरली यहाँ पे नहीं कह सकते हैं, नाम गेस कर सकते हैं। एक नदाल जब जाता था फ्रेंच ओपन खोलने तो ये होता था कि भाई यही जीतेगा, लेकिन नदाल अभी के लिए खेल नहीं रहा, तो अगला कौन जीतेगा अभी के लिए हम कह नहीं सकते। फिर नेक्स्ट भाई, मॉब इनजस्टिस, अलवर वर्डिक्ट फ्लैग्स नीड्स फॉर स्टर्न स्टेप्स टू इंश्योर जस्टिस इन लिंचिंग केसेस। भाई देखिए, कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर, इन दोनों के बीच का फर्क, मर्डर में भैया आपको उम्र कैद की सजा होगी, कल्पेबल होमिसाइड में आपको कम से कम 7 साल की सजा होती है। तो आपने कल्पेबल होमिसाइड किया है और आपने मर्डर किया है, इन 2 चीजों में थोड़ा फर्क हो जाता है। अब इस रिस्पेक्ट में अलवर डिस्ट्रिक्ट जो है राजस्थान की, वहां पे एक सेशंस कोर्ट ने 4 लोगों को 7 साल की सजा दी है फॉर लिंचिंग अ मुस्लिम डेयरी फार्मर इन जुलाई 2018। तो जुलाई 2018 में एक मुस्लिम डेयरी फार्मर जो कि अपनी गाड़ी में 2 काऊ को बिठा के लेके जा रहा था, उसने बोला कि भैया मैं तो दूध निकालने के लिए लेके जा रहा हूं, इन्होंने बोला कि तुम काट के इसका मांस खाने के लिए लेके जा रहे हो। तो इस बात को लेके अटैक हो गया उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के ऊपर। तो इस कंटेक्स्ट में अभी जजमेंट सुनाया है सेशंस कोर्ट अलवर ने, और इसमें नवल किशोर जो कि विश्व हिंदू परिषद के फंक्शनरी हैं, इनको सफिशिएंट एविडेंस की कमी के चलते छोड़ दिया गया, और बाकी लोगों को यहां पे 7 साल की सजा दी गई कल्पेबल होमिसाइड का इल्जाम लगा के। अब इससे हमें याद आता है पहलू खान का 2017 का मर्डर। पहलू खान के 2017 के मर्डर में ओवरऑल जितने भी आरोपी थे उनको छोड़ दिया गया था। एक काउ विजिलेंटिज्म का केस था जो काफी फेमस हुआ था। अभी यहां पे ये जो सेशंस कोर्ट ने अलवर में डिसीजन सुनाया, यहां पे रखबार खान की बात हो रही है। रखबार खान 31 साल के थे, ओवरऑल 2 काउस को ट्रांसपोर्ट कर रहे थे,
ओवरऑल बाद में इन पे पाया गया कि इनके ऊपर सीरियस इंजरीज आई, इनके ऊपर अटैक हुआ, काउविजिलेंटिज्म था और अपनी चोटों की वजह से इनकी मौत हो गई। अच्छा, मौत की वजह यहां पे ये बताई गई कि इनके ट्रीटमेंट में डिले हुआ। अगर इनका ट्रीटमेंट सही समय पे हो जाता तो ये बच जाते। ऑब्वियस ही बात है दोस्तों, मौत तो इसीलिए हुई ना क्योंकि इनके ऊपर अटैक हुआ। अब इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो गाय का मीट लेने जा रहे थे या फिर दूध लेने के लिए जा रहे थे, तो बेसिकली मेडिकल ट्रीटमेंट में डिले हुआ, इनकी मौत हो गई, इनके ऊपर अटैक हुआ। तो अब फैटल तो रहा। अब फैटल के रिस्पेक्ट में यहां पे कोर्ट ने मर्डर का इल्जाम नहीं लगाया, मर्डर के लिए कन्विक्ट नहीं किया। अगर मर्डर के लिए कन्विक्ट करते तो कम से कम 14 साल की सजा मिलती। कल्पेबल होमिसाइड का इल्जाम लगाया, 7 साल की सजा दी गई और वो भी 4 लोगों को सजा दी गई है। और जो मेन यहाँ पे इंडिविजुअल है, ऐसा बताया जा रहा है कि जो मेन इंडिविजुअल थे वो विश्व हिंदू परिषद वाले थे, उसको यहाँ पे छोड़ दिया गया। तो ऑब्वियस ही बात है, इस सेशन कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट जो फैमिली है वो यहाँ पे एक अपील फाइल करेगी। तो बेसिकली इस प्रकार के फैटल अटैक्स हमारे यहाँ पे नहीं होने चाहिए। इससे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ माइनॉरिटीज के ऊपर खतरा आता है। मेंटेनेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ में यहाँ पे चैलेंजेस निकल के आते हैं। ये सेक्टेरियन वायलेंस को प्रमोट करता है। तो प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव मेजर्स दोनों चाहिए इस प्रकार के ट्रेंड को अरेस्ट करने के लिए। एक एफिशिएंट इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन की यहाँ पे बहुत जरूरत है। ठीक है भाई, आगे आ जाते हैं अपने आखिरी आर्टिकल पे। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में मैं आपसे बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं आपको बेस बता देता हूं कि कौन से व्यू पॉइंट को लेके यहां पे शाहरुख आलम जी अपने व्यू पॉइंट को बता रही हैं। देखिए, ये लॉ प्रैक्टिस करती हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। इनका ये बोलना है कि 30 मार्च 2023 को लाहौर हाई कोर्ट ने सेडिशन के ऑफेंस को एनल कर दिया, लेकिन इंडिया के अंदर उसी समय पे ओवरऑल सेडिशन के ऑफेंस को लेके केसेस रजिस्टर किए जा रहे थे दिल्ली और अहमदाबाद के अंदर। उन प्रिंटिंग प्रेसेस के अगेंस्ट केसेस रजिस्टर किए जा रहे थे जो कि रूलिंग पार्टी और मोदी जी के अगेंस्ट लिख रहे थे। तो एक तरफ पे पाकिस्तान जैसा देश सेडिशन के क्राइम को हटा रहा है और दूसरी तरफ इंडिया के अंदर सेडिशन के क्राइम के रिस्पेक्ट में इल्जाम लगाया जा रहा है। अब पाकिस्तान की तो देखिए बात ना ही की जाए दोस्तों, पाकिस्तान के हालात कितने खराब है और ओवरऑल वहां पे कितनी लॉलेसनेस है, ये सबको पता है, सबको नजर आ रहा है। फिर ये बता रही हैं कि लाहौर के अंदर जो सेडिशन का लॉ स्ट्रक डाउन किया गया कोर्ट के तरफ, वो इंडिया के सेक्शन 124 जैसा ही है। वो क्रिमिनलाइज करता है कि किसी भी प्रकार की हेट्रेड या कंटेम्प्ट या डिसअफेक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट लेके आए तो जो लॉ द्वारा एस्टैब्लिश्ड है तो आपके ऊपर सेडिशन का इल्जाम लगाया जा सकता है। तो कुल मिला के ओवरऑल पाकिस्तान जैसी कंट्री जहां पे ब्लास्फेमी है, बहुत अलग प्रकार की दकियानूसी ख्यालात हैं, ऐसी तक कंट्री में सेडिशन को हटा दिया गया है, तो इंडिया के अंदर सेडिशन इंप्लीमेंटेड है। इस बात को लेके व्यू पॉइंट देनी, और बहुत आइडियोलॉजिकल व्यू पॉइंट है। कोई पूरे आर्टिकल में बहुत ऐसे फैक्ट्स नहीं जो मैं आपको बहुत एक्सप्लेन करूं जिसमें आप नोट्स वगैरह बना सको एग्जाम के लिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये था आज का डिस्कशन दोस्तों। आई होप लेक्चर में आपको मजा आया दोस्तों। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देखे जाएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग से लेक्चर शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय।